स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एक टॉपिक के रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक्स। उस इकोनॉमिक्स में आज हम लोग 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर में हम लोग आज जानेंगे हमारे देश का एक बर्न इशूज, जो बर्न इशूज है रोजगार से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में जब भी समस्याएं आई है तो वो समस्याएं मुख्य रूप से रोजगार से जुड़ा हो रहा है, और रोजगार के कारण हमारे देश में कई बार कितनी सरकारें गिर गई हैं। तो ये रोजगार की समस्या है क्या, रोजगार से कौन कौन से पॉइंट जुड़े होते हैं, रोजगार क्यों नहीं मिलते हैं, रोजगार के पीछे यानी कि बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, यदि बेरोजगारी बढ़ेगा तो उससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और बेरोजगारी जैसे समस्याओं को समाधान करने के लिए किसी भी देश को किस प्रकार के स्टेप लेने की आवश्यकता होती है, उन सभी इश्यूओं पर आज के हम इस सब्जेक्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि यह रोजगार संबंधित मुद्दा है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस ये करेंगे कि इसका जो कंटेंट हमारा है, ये सबसे पहला कंटेंट है रोजगार, यानी कि रोजगार है क्या, रोजगार हमें किसे कहते हैं, रोजगार के बारे में समझना है। तो सबसे पहले आप रोजगार के बारे में कि रोजगार कहते किसको है। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था मतलब मान लीजिए भारत एक इकोनॉमी है, तो भारत में यदि जितने लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, यदि उतने व्यक्ति को काम मिल गया तो उसको हम लोग बोले कि पूर्ण रोजगार वाला देश है। यानी कि रोजगार का मतलब कि काम करने वाले व्यक्तियों को, यदि काम चाहने वाले व्यक्तियों को काम मिल जाता है तो देश के ऐसे परिस्थिति को क्या कहा जाता है, रोजगार के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि इसे रोजगार कहते हैं। दूसरी बात होता है कि इसमें रोजगार अब लेगा कौन, तो रोजगार लेने का काम करता है उसको हम लोग मजदूर कहते हैं या श्रमिक कहते हैं, यानी कि लेबर्स कहते हैं। तो रोजगार जिसको चाहिए, रोजगार जिसे चाहिए उसे हम लोग श्रमिक के नाम से जानते हैं। अब श्रमिक किसको कहेंगे, तो हर व्यक्ति यानी कि देश, किसी भी देश में जो भी व्यक्ति होगा अपने जीवन यापन को करने के लिए, जीवन यापन को सुचारू रूप से करने के लिए वो कोई ना कोई काम करेगा, यानी कोई ना कोई जीविका करेगा। तो इसी जीविका को हम लोग, जीविका करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, श्रमिक, यानी कि श्रमिक लेबर को कहते हैं जो किसी भी काम को करता है। अब रोजगार के आधार पर श्रमिक को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है स्वनियोजित श्रमिक, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर्स, पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर्स। दूसरा होता है यहाँ पर भाड़े की श्रमिक। भाड़े की श्रमिक का मतलब हायर्ड लेबर, यानी कि इसको हायर किया जाता है। अब स्वनियोजित मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी देश में रहता है तो अपने जीविका को चलाने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम को करना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़े बेच रहा है, कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, कोई व्यक्ति अन्य किसी काम को कर रहा है जो उसका सेल्फ का काम है। तो ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर के नाम से जानते हैं या स्वनियोजित श्रमिक कहते हैं। अब इसके जो हमारा करेंट का डेटा है भारत में, इसका परसेंटेज इस प्रकार से है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में, हमारा देश को दो इकोनॉमी के रूप में हम बांट सकते हैं, एक ग्रामीण इकोनॉमी और एक माने अर्बन इकोनॉमी, यानी कि एक शहरी इकोनॉमी। यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे देश में जो स्वनियोजित श्रमिक है, स्वनियोजित श्रमिक है, उसका परसेंटेज 57.8 है। यानी कि गांव के इलाके में खुद के काम करने वाले लोगों की संख्या, यदि मान लीजिए कि हमारे देश में कुल मिलाकर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोग यदि काम कर रहे हैं तो उसमें से गांव के क्षेत्र में 57.8% लोग हैं जो खुद का काम करते हैं। यानी कि खुद का काम करने वाली संख्या, खुद के काम करने वाले की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 57.8 है, जो ज्यादा है। दूसरी बात कि शहरी क्षेत्र में 38.3% लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद का काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर भाड़े की श्रमिक किसको कहते हैं। भाड़े का श्रमिक का मतलब होता है कि वैसे श्रमिक जो अपना काम खुद नहीं करते हैं, उस मजदूर को कहीं पर हम डेली वेज पर या किसी भी तरीके से हायर करते हैं, यानी उनका अपना काम नहीं होता बल्कि दूसरे को काम करने जाते हैं, तो दूसरा का काम करते हैं, उसको हम लोग भाड़े के श्रमिक कहते हैं। भाड़े के श्रमिक को यदि हम इसी प्रकार से ग्रामीण और शहरी के रूप में डिवाइड करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भाड़े की श्रमिक 42.2% है, यानी कुल भाड़े के श्रमिक जितना पूरे देश में होगा, कुल भाड़े की श्रमिक मान लीजिए 100 है पूरे देश में, तो 42.2% गांव के इलाके में है और 61.7% शहर के इलाके में। क्योंकि शहर में इसकी मात्रा होने का कई कारण है। पहला कारण यह है कि शहरी क्षेत्र में जो इकोनॉमी होता है वो मुख्य रूप से सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेन जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी सेक्टर पर होता है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे इसका आंकड़ा कि शहरी क्षेत्र में क्योंकि द्वितीय काम होता है, यानी कि विनिर्माण के काम होता है, तो विनिर्माण के काम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पूंजी नहीं होगा जो खुद से अपना इंडस्ट्री और फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेगा। तो ऐसे परिस्थिति में उस मजदूरों को दूसरे के यहाँ ही काम करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो ये डेटा दिख रहा है कि शहरी क्षेत्र में जो
शहरी क्षेत्र में जो मजदूर हैं, भाड़े के मजदूर, उसकी संख्या कितना है 61.7%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 42.2%। तो आपको देखा कि स्वनियोजित श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में परसेंटेज इसका ये है 38.3, शहरी क्षेत्र में जो परसेंटेज इसका है 38.3% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 57.8% है। उसी प्रकार से भाड़े की श्रमिक, ये जो शहरी क्षेत्र में इसका परसेंटेज 61.7% है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में 42.2% है। अब देखिए इसका भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि भाड़े के श्रमिक को दो प्रकार में आप लोग बांट सकते हैं। एक श्रमिक का नाम है नियमित श्रमिक, एक है अनियमित श्रमिक। नियमित श्रमिक का मतलब होता है रेगुलर एम्प्लॉयड, यानी कि रेगुलर जो लेबर्स होता है उसको हम लोग श्रमिक नियमित श्रमिक कहते हैं। एक होता है इरेगुलर श्रमिक, इरेगुलर जो लेबर्स होते हैं उसको बोलते हैं अनियमित श्रमिक। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाता है तो उसका जो काम का जो माने कि काम का जो पीरियड है वो फिक्स्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी लग गया, मान लीजिए 18 साल या 20 साल के एज में उसको नौकरी लग गया, तो व्यक्ति 60 साल के बाद रिटायर करेगा, ये नियमित श्रमिक कहलाता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति एक बार प्राइवेट नौकरी में लग गया और प्राइवेट नौकरी में लग गया तो जब लगा उसके बाद वो 60 साल के बाद वहां से क्या करेगा, निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर नियमित श्रमिक के नाम से इसको जानते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब नियमित श्रमिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सरकारी क्षेत्र के श्रमिक और एक निजी क्षेत्र के श्रमिक। यदि सरकार के अंदर में कोई काम करता है तो उसको सरकारी क्षेत्र के श्रमिक कहते हैं, यदि कोई अपना प्राइवेट काम करता है तो उसे निजी क्षेत्र के श्रमिक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अनियमित श्रमिक को दो भाग में बांट सकते हैं आप। एक होता है सरकारी क्षेत्र के अनियमित श्रमिक, एक होता है निजी क्षेत्र के अनियमित श्रमिक। आजकल सरकार ने भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जिसको बोलते हैं कैजुअल लेबर, यानी किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपना नौकरी दे रहा है। जब उसकी 1 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ला रहा है, जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में इस व्यक्ति को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ऐसे जो है सरकारी क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। ऐसे जितने भी निजी क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी निजी कंपनियां हैं हमारे देश में, वो निजी कंपनियां लोगों को नौकरी देने के लिए 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, यानी फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए हायर करती है। तो ऐसे जो लेबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित लेबर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र के अनियमित श्रमिक होंगे और अनियमित श्रमिक के नाम से उसको जानेंगे। एक होता है श्रम आपूर्ति। ये श्रम आपूर्ति क्या होता है, यानी कि लेबर सप्लाई इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई जो लेबर का जो चार्ज है, लेबर का चार्ज पहले फिक्स्ड हो जाए, लेबर का चार्ज पहले से पता है कि इतना मजदूरी करेंगे इतना पैसा मिलेगा। यदि उस मजदूरी दर पर यदि कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाए, दिए हुए मजदूरी दर पर यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसी को बोलते हैं लेबर सप्लाई। यानी कि लेबर सप्लाई और मजदूरी दर दोनों में सीधा संबंध होता है। यदि मजदूरी दर बढ़ेगा तो लेबर काम करने वाला की संख्या भी क्या होता है, बढ़ता है। यदि मजदूरी दर कम होगा तो काम करने वाले की संख्या क्या होगा, घटेगा। याद रखना है कि मजदूरी में परिवर्तन श्रम आपूर्ति में परिवर्तन से संबंध रखता है। यदि मजदूरी में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब श्रम आपूर्ति में भी परिवर्तन होगा। श्रम आपूर्ति का मतलब हो गया काम करने वाले लोगों की इच्छा, यानी काम करने के लिए तैयार होना। जब मजदूरी पहले से रेट फिक्स्ड हो तो जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति को क्या कहते हैं, हम लोग श्रम आपूर्ति के नाम से जानते हैं। अब श्रमिक के घटक, ये श्रम को हम लोग कई रूप में देख सकते हैं। जैसे श्रमिक को देखने के लिए सबसे पहले श्रम बल, दूसरा जो हमारा है यहाँ पर कार्यबल, तीसरा जो है हमारा सहभागिता दर। क्या है हमारा सहभागिता दर। अब श्रम बल किसको कहेंगे, यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं, यदि उसमें से जितना लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं, यदि उनको काम मिल जाए, या काम करने की इच्छा रखने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं जो काम चाहते हैं, उन सभी काम चाहने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रम बल कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने काम चाहने वाले व्यक्ति होंगे उसको क्या कहेंगे, हम लोग श्रम बल कहेंगे। दूसरा होता है कार्यबल, यानी कि काम तो चाहता बहुत है लेकिन काम सबको नहीं मिलता है, तो जितने व्यक्ति को काम एट ए टाइम मिल जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग कार्यबल के नाम से जानते हैं। एक होता है सहभागिता दर। जैसे किसी भी देश की पॉपुलेशन, मान लीजिए कि भारत का पॉपुलेशन अभी वर्तमान समय में 150 करोड़ के आसपास में है, तो क्या भारत के 150 करोड़ लोग काम कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, कुछ लोग बच्चे होते हैं, तो हमारे सब लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग काम करने के एबल हैं, जिनको 18 से लेकर 50 साल या 60 साल के बीच में हम कैटेगराइज करते हैं, तो यदि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है 18 से 28 साल,
उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन में, तो पूरे पॉपुलेशन में जितने लोग कार्यरत है उनके प्रतिशत को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहभागिता दर कहते हैं। यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं और कुल जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या के जितने लोग काम कर रहे हैं उसके प्रतिशत को क्या कहते हैं हम लोग, सहभागिता दर कहते हैं। सहभागिता दर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, कार्यबल इंटू में 100 अपन में कुल जनसंख्या। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत के जो करंट डेटा है, भारत में कुल लोग पूरे पॉपुलेशन का मात्र 47.3 करोड़ लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो श्रम बल है, यानी कि इतना लोग जो है से काम कर सकते हैं, इतना लोग जो है से श्रम बल के रूप में काम कर सकते हैं। कुल कितना 47.3 करोड़ इतना लोग काम कर सकते हैं, यानी इतना लोग माने हमारे देश में काम करने की इच्छा रखते हैं, जिसमें कि 70% पुरुष हैं और जो 30% जो है ये हमारे महिला है, यानी कि ये 70% हमारा पुरुष है और 30% महिला है। उसी प्रकार से सहभागिता दर यदि भारत में देखा जाए, काम कर तो रहे इतने लोग, काम यानी कि काम करने की इच्छा कितना रख रहे हैं, 47.3 करोड़, यानी कि 47.3 करोड़ लोग जो है हमारे श्रम बल के रूप में है। लेकिन भारत में केवल जो सहभागिता दर है 34.7%, यानी कि जो हमारा जितना मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग यदि भारत में काम करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि 100 लोग यदि काम करने वाले हैं, तो मात्र 34 या 35 लोगों को ही भारत में काम मिला है। ये हमारा सहभागिता दर है, यानी कि हमारे देश में रोजगार का दर है जो काफ़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 35% सहभागिता दर है, जबकि सब शहरी क्षेत्र में 33.9% सहभागिता दर है। तो ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है कि सहभागिता दर कम है। अब कम है तो क्यों कम है, उसके आगे हम कारण देखेंगे। और यही जब किसी देश में सहभागिता दर कम होता है, यानी किसी देश में जो सहभागिता दर कम होगा, पार्टिसिपेशन रेट कम होता है, तो वैसे परिस्थिति में ये बेरोजगारी को बढ़ाता है। क्या करता है, बेरोजगारी को बढ़ाता है। जैसे इसी संरचना से हम कुछ और डेटा देख लेते हैं कि व्यावसायिक संरचना और रोजगार। हमारे देश में जो व्यावसायिक संरचना है, यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को 3 पार्टों में बांट दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि वैसे क्षेत्र जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन को यूज करते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सभी के सभी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है। तो हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक लोग, यानी कि 44.6% लोग कार्यरत है। 44.6% लोग कार्यरत कहाँ पर है, ये व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी कामों में, या जो हमारा खनन है, इन सभी कामों में कुल मिलाकर जो है 44.6% लोग जो है कार्यरत है। उसी प्रकार से द्वितीयक क्षेत्र में जो 24.4% लोग कार्य है। जैसे द्वितीयक क्षेत्र होता क्या है, तो जितने भी हमारे देश में उद्योग चल रहा है, जितने भी इंडस्ट्री चल रही है, तो उस इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेट लोग की संख्या कितना है, 24.4% के आसपास में है। लेकिन जो सेवा क्षेत्र है, जैसे मेडिकल, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स या ट्रांसपोर्ट, जैसे रेल चलाने वाला, पायलट, ये सभी मिलाकर जो सेवा दे रहे हैं, जो चाहे बैंक के कर्मचारी, ये सभी जो कर्मचारी जो सेवा दे रहे हैं, सेवा देने वाले की संख्या कितना है, 31% है। तो यह हमारे देश के व्यवसायिक संरचना के आधार पर यदि हम पार्टिसिपेशन रेट देखें, रोजगार का दर देखें, तो ये है। सबसे अधिक काम करने वाले लोग जो होते हैं, सबसे अधिक काम लोग कहाँ करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में। यदि पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक काम किस क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा है। उसके बाद कहाँ पर है, तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है। उसके बाद कहाँ है, द्वितीयक क्षेत्र में ज़्यादा है। लेकिन अब ये जो है, इतना होने के बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी का दर ज़्यादा है। क्या कारण है, जैसा मैं बताया कि हमारे देश में कुल काम करने वाले की संख्या कितना है, 47.3%। इतना लोग को काम चाहिए, इतना लोगों को भी काम की आवश्यकता है, लेकिन उसमें से केवल 34.7% को ही काम मिला हुआ है। यानी कि लगभग इसका जो 65% लोग जो हमारे देश में बेरोजगार है। अब 65% रोज बेरोजगार है, तो अप्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में इसका ये कंपोजिशन है। अब ये हमारे देश एक कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया है कि रोजगार रहित समृद्धि, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी यदि किसी देश का बढ़े और रोजगार नहीं बढ़े, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि रोजगार रहित समृद्धि। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो कि जीडीपी बढ़े लेकिन रोजगार ना बढ़े, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, जीडीपी, ऐसे बोलते हैं, रोजगार रहित समृद्धि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब देखो, ये जो सिचुएशन होता है ना, जो रोजगार रहित समृद्धि होता है, ये मुख्य रूप से बेरोजगारी को पैदा करता है। अब बेरोजगारी एक बहुत
माने कि हॉट टॉपिक है। बेरोजगारी एक जो है सो वार्म टॉपिक है किसी भी देश के लिए, और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा। और बेरोजगारी की समस्या और ज़्यादा उत्पन्न कब से हो गया, जब हमारे देश में कोरोना की समस्याएं आई। तो कोरोना की समस्या आने के बाद हमारे देश में बेरोजगारी और चरम सीमा पर पहुंच गया। ये बेरोजगारी होता क्या है, यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, काम करने की लोग इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। और वो व्यक्ति को जो काम नहीं कर, जिसको काम नहीं मिलता है, उसको बेरोजगार कहते हैं। तो बेरोजगारी का मतलब कि ऐसा सिचुएशन जिसमें काम चाहने वाले व्यक्तियों को काम नहीं मिले, काम चाहने वाले व्यक्तियों को काम नहीं मिले, तो क्या कहते हैं, उसको बेरोजगार कहते हैं। और इस सिचुएशन को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी को दो भागों में बांटा गया है, एक अदृश्य बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य का मतलब कि दिखता नहीं है। जैसे गांव के क्षेत्र में एक ही परिवार के यदि लोग खेती करते हैं, तो एक परिवार में 5-6 सदस्य है, काम वहां पर एक व्यक्ति का है, लेकिन 5-6 सदस्य सब मिलकर उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया क्या है, ये मौसमी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी का पहचान है। अब सोचते कि घर में लोग हैं तो क्यों बैठे, चलो सब मिलकर अपना एक काम को करते रहो। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होती है ना, ये क्या है, हमारा अदृश्य बेरोजगारी का हिस्सा है। उसी प्रकार से मौसमी बेरोजगारी है। जैसे मौसमी बेरोजगारी, जैसे एक प्रकार का आप ऐसे भी कह सकते हैं, कृषि भी एक मौसमी बेरोजगारी को उत्पन्न करता है, क्योंकि हर प्रकार का जो फसल जो है ना, एक सीजन में नहीं हो सकता है। अब जो मान लो कोई किसान बहुत एक्सपर्ट है, जैसे मान लो सोयाबीन की खेती करने में, लेकिन सोयाबीन की खेती का एक डेफिनिट टाइम होगा। चाहे गन्ना का खेती करने में, तो गन्ना का खेती सालों भर नहीं होता है, एक सीजन हो गया, फिर बाद शेष टाइम में क्या होगा, बैठा रह जाएगा। उसी प्रकार से कोई फल विक्रेता है, तो देखते हो कि ठंड के मौसम में फल लोग कम खाते हैं, कच्चे फल कम खाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, कच्चे फल लोग ज्यादा खाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में जो कच्चे फल बेचने वाले लोग हैं, वो किस क्षेत्र में रोजगार करेंगे, तो गर्मी के मौसम में उनको रोजगार मिल जाएगा, ठंडे के मौसम में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो बेरोजगारी के सिचुएशन उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब किसी भी देश में, भारत को छोड़ो, बेरोजगारी होने का कारण क्या है, भारत को ही नहीं, किसी भी देश में यदि आप बेरोजगारी का कारण ढूंढना चाहते हैं, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है। भारत में तो सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, ग्रोथ रेट है बहुत कम है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश भारत जो है, पूरे विश्व में पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से दूसरे पोजीशन पे है, चीन पहला है। लेकिन अब हमारे देश में मान लो कि 70% लोग यदि अनएम्प्लॉयड होगा, तो कौन काम करेगा, गुड्स एंड सर्विस कौन प्रोड्यूस करेगा। तो जीडीपी बढ़ाना है तो लोगों को लगाओ, लोगों को जहां तहां बैठने मत दो, फालतू में लोगों को घूमने मत दो। तो इस प्रकार से यदि आपके देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो देश के इकोनॉमी और परिस्थिति को खराब करता है, ग्रोथ रेट को घटाता है। और जब ग्रोथ रेट को घटा देगा, तो आप डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते हैं। आपके देश में आर्थिक समानता नहीं आ सकती है, आपके देश में जो खुशी नहीं आ सकती है, आपके देश में समानताएं नहीं आ सकती है, आपके देश में ग्रोथ नहीं हो सकता है, आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, सरकार को इस प्रकार से ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे क्या हो कि हर लोग को किसी न किसी प्रकार के रोजगार बने। हमारे देश में रोजगार नहीं मिलने का और भी कारण यह है कि हमारे देश के मैक्सिमम लोग जो हैं, हमारे देश के जो अधिकतम लोग हैं, वो सरकारी नौकरी पर आश्रित होते हैं। तो सरकारी नौकरी संभव तो है नहीं हमारे देश में। अब देखो बेरोजगारी की समस्या क्या है, मुख्य रूप से धीमी आर्थिक विकास हमारे देश का है, और हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण ये है, पहले की तरह लोग हमारे देश में सोच रहे हैं कि हम दो हमारे एक दर्जन, ऐसे में काम चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दो ये प्लान, सरकार को एक प्रकार की योजना, ये नीति लाना चाहिए जिससे क्या हो कि जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। अब आपको समझ में आएगा कि जनसंख्या किस प्रकार से रोजगार को बढ़ावा, माने बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। तो जब किसी के घर में 10 व्यक्ति जन्म ले लिया, 10 व्यक्ति जन्म ले लिया, तो उसके पास संसाधन तो लिमिट है, सरकार के पास संसाधन तो लिमिट है। सरकार तुरंत से क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि आधारभूत संरचना को विकसित नहीं कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, तुरंत में सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, जो जनसंख्या वृद्धि एक बहुत कारण बन सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो हमारे देश में एक खाली प्लान है, यानी कि जागरूकता अभियान है, हम दो हमारे दो। इससे हमारे देश में कभी कोई व्यक्ति दो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, उनको माने कि अशिक्षित है, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इसके बारे में समझते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जागरूक करने से बजाय उसको एक नियम कानून लाना चाहिए। नियम कानून कैसे कि जो व्यक्ति दो जनसंख्या यानी कि दो जनसंख्या नहीं करता है, उसको विभिन्न प्रकार के नीति और योजना से वंचित कर देना चाहिए, सरकारी सुविधा देने से वंचित कर देना चाहिए। जब वैसे व्यक्ति को सरकारी योजना और सरकारी नीति का सुविधा नहीं दिया जाएगा, तो वैसे व्यक्ति खुद ब खुद जनसंख्या पर नियंत्रण करने का कोशिश करेंगे। तीसरा है सिंचाई की सुविधा का अभाव। हमारे देश में जो सिंचाई है वो 100% नहीं है। हमारे देश में अभी भी
जो सुदूर के इलाके हैं वहाँ पर किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं होता है। जब किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं होते हैं तो खेती में काम करने वाले मजदूर अपना 100% खेती में नहीं देते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ता है। और सबसे बड़ी समस्या हमारा संयुक्त परिवार, हमारे देश में जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है, और ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है तो बच्चा 18-20 साल का हो गया, पापा कमा रहे हैं, बेटा मौज ले रहा है। तो ऐसे समस्या हमारे देश में अभी भी चल रहा है। तो बेटा का मौज लेने वाली समस्या खत्म कब नहीं होगा? चाहे मान लो कि एक बहू नौकरी कर रहा है, एक बहू यदि किसी घर में नौकरी कर रही है तो दूसरी बहू आराम से सोकर अपना नींद गुजार रही है। तो ऐसी समस्या देश में ज्वाइंट फैमिली की वजह से है। तो ज्वाइंट फैमिली की वजह से भी एक लोग काम करते हैं, दूसरा लोग काम करना नहीं चाहते हैं, जो भी एक बेरोजगारी की समस्या है। तो कुछ बेरोजगारी तो घर में लोग खुद पाले हुए हैं और कुछ सरकार के प्लान की वजह से है। तीसरा है कि जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आए तो हमारे देश में अंग्रेज जब शासन करने आए तो कुटीर और लघु उद्योग को पूर्ण रूप से खत्म कर दिए। तो कुटीर माने कि छोटा उद्योग, कुटीर और लघु उद्योग का समाप्ति होने से भी रोजगार दर क्या हो गया, घट गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और उसका कंटिन्यूअस चलता रहा। जो कुटीर उद्योग जब खत्म हो गया तो सरकार इस पर कोई अमल नहीं किया, छोड़ दिया। इसलिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में बड़े पैमाने पर वृद्धि नहीं हुआ, जिसके कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ा। तीसरा होता है कम बचत कम निवेश। हमारे देश में जो कमाई होता है, देखो हमारे देश में एक समस्या क्या है कि हमारे देश में जितने लोग हैं कमाने वाले, सबके सब टैक्स पेयर भी नहीं है। और सबके सब टैक्स पेयर नहीं होगा तो सरकार के पास कमाई कम होगा, और जब सरकार के पास कमाई कम होगा तो सरकार निवेश क्या करेगी, कम करेगी। तो सरकार जब निवेश कम करेगी तो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन नहीं होगा और ये भी बेरोजगारी उत्पन्न करेगा। तो ये भी बेरोजगारी उत्पन्न करने का एक दूसरा कारण जो है, सरकार के पास टैक्स पेयर कम है, टैक्स पेयर भी कम है। और जब टैक्स पेयर कम होगा तो सरकार के पास इनकम क्या होगा, कम होगा। और जब सरकार के पास इनकम होगा नहीं तो सरकार निवेश करेगी कहाँ से? तो सरकार की निवेश की समस्या होती है, जो भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। तीसरा है श्रमिकों की सीमित गतिशीलता। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो सोचते हैं कि अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जाए, उनको घर छोड़ने बहुत डर लगता है। तो जो घर छोड़ने में श्रम लगेगा, उनको डर लगेगा, तो वैसे परिस्थिति में भी क्या होगा, एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लोग को रोजगार मिलेगा नहीं। तो लोग की मोबिलिटी भी कम है, जिसके कारण क्या होता है, रोजगार लोगों को कम मिलता है। ये रोजगार की समस्या है। अब रोजगार को खत्म करने माने कि बेरोजगारी जैसे समस्याओं को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या क्या कोशिश की। जैसे मैं बताया कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में माने कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने एक लाया मनरेगा एक्ट, ये 2005 में लाया। इस एक्ट के तक सरकार ने ये कोशिश किया कि गांव के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन लोगों को 2005 में कानून अधिनियम बना दिया गया कि रोजगार हमें 100 दिन लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देना ही है। अभी जो कोरोना लॉकडाउन के समय में सरकार ने उसका पेमेंट कर दिया 202 रुपये प्रतिदिन, 202 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की दर से वहाँ पर रोजगार देना है। अब एक सरकार की नीति में तो इसमें कमी है, सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार फैले। आजकल के समय में जितनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, क्या एक मजदूर 202 रुपये में अपना पेट पाल सकता है? नहीं पाल सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाल सकता है। तो इसमें भी सरकार को उत्थान करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो एक समस्या इसमें है, लेकिन मनरेगा के तहत ऐसे देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कुछ हद तक बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत हद तक हल हुआ है। दूसरा बात लाया सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने हर चीज़ों को, जो बीच में सरकार के जो भी योजना होता था पब्लिक तक नहीं पहुंचती थी, उसके लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया और हर लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंचाया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश की, ताकि सरकारी योजना के बारे में आम नागरिक तक बात चले। और इससे भी जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला तो बड़े पैमाने पर इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग ये सब का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, जो भी एक रोजगार उत्पन्न किया। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बहुत से लोग हीरो हो गए हैं। तो ये यूट्यूब क्या किया, बहुत लोगों को रोजगार दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है। तो ये भी एक प्रकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत रोजगार जो है से बड़े पैमाने पर मिला है। सरकार ने एक तीसरा योजना लाया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत यह कहा गया कि हमारे देश में जितने भी चीजें हो सब स्वदेशी हो। अब हम कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए सरकार क्या क्या कि मेक इन इंडिया लाया। अब देश के माने कि सुई से लेकर धागा से लेकर बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट सब किसके कहाँ बनाए जाएंगे, देश में। अब हमारे देश में जब ये चीज बनाया जाएगा तो काम करने वाले लोग विदेश से तो नहीं आएंगे, सब लोग देश के ही होंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, रोजगार भी इससे बढ़ सकता है और बढ़ा भी है। एक सरकार ने लाया मुद्रा योजना प्रोग्राम, कहा कि जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, खुद से काम करना चाहता है, तो वैसे परिस्थिति में सरकार ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत उन व्यक्तियों को कुछ पैसा लोन में उधारी में दिया जा सकता है। उसके लिए कोई गारंटी नहीं लेना पड़ेगा, कोई गारंटी या चाहे कुछ चीज़ों उनको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, उनको आसानी से लोन मिल सकता है, जिससे माने कि किसानों लोगों को माने कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आसानी से जब पैसे मिल जाएंगे तो अपना वो कोई भी रोजगार करके अपना रोजी रोटी चला सकता है। तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड।
जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बहुत पुराना है। इस योजना के तहत किसान को किसान इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, जैसे थ्रेसर खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए ये पैसे मिलते हैं, ताकि किसान अपने इस इक्विपमेंट को खरीद कर अपने विभिन्न प्रकार के रोजगार कर सके, अपना इनकम को बढ़ा सके। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश ग्रामीण इकोनॉमी है, तो ये भी योजना हमारे देश में और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने में अहम भूमिका निभा रहा है। एक जो अभी वर्तमान समय में जो बजट पास हुआ है, उसमें सरकार ने लाया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सरकार ने ये कोशिश किया है कि इस योजना के तहत हमारे देश में ई मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी के तहत जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीज़ें होगा उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये समस्या हो सकती है। मान लीजिए कि रोजगार यदि नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, तो देश के ग्रोथ रेट घटेंगे, आर्थिक असमानताएं बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ने से लोग माने कि पॉलिटिकल करप्शन बढ़ेगा, गरीबी आ जाएगा, भूखमरी जैसे समस्याएं आ जाएंगी, महामारी फैलेंगी। ये सभी समस्याएं अशिक्षा को बढ़ावा देगा। तो रोजगार यदि नहीं मिलता है तो इनसे समस्याएं भी प्रभाव भी पड़ सकता है। रोजगार नहीं मिलने का भी प्रभाव है, जैसे बेरोजगारी बढ़ जाने से गरीबी बढ़ना, आर्थिक असमानता बढ़ना, फिर राजनीतिक असमानता बढ़ना, लोगों के पास स्वास्थ्य में सुधार नहीं होना, तो ये सारी समस्याएं भी बढ़ सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक प्रकार का रोजगार का दृश्य है। रोजगार को कैसे सृजन किया जा सकता है, रोजगार की समस्याएं क्या हो सकती है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जय हिंद।